आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकृतिवाद की यानी नेचुरलिज्म की। देखिए ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम लोग छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखते चलेंगे जिससे कि आपको चीज़ें कठिन ना लगें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रकृतिवाद क्या है, यानी प्रकृतिवाद के अर्थ को समझें तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद तथा पदार्थवाद की संज्ञा दी जाती है। जो हमारा आइडियलिज्म था, देखिए हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे चीज़ों की तो हमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ पाएगी। ठीक है, तो यानी हमने आइडियलिज्म पढ़ा था, आइडियलिज्म में वो बात करते थे आध्यात्मिकता की, लेकिन जो प्रकृतिवाद है वो चीज़ों की बात करता है, मतलब पदार्थ यानी भौतिकता की बात करता है कि प्रकृति की जो देन है, जो भी चीज़ें हैं उसमें बच्चे को खुद से इंटरेस्ट लेना चाहिए और जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए वो क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए। पहले जो आदर्शवाद था वो अध्यात्म की बात करता था, ईश्वर को जानने की बात करता था, या जो हम कह सकते हैं भौतिक जगत है उससे परे जो परलोक है उसकी बात करता था। लेकिन जो प्रकृतिवाद है वो असल में जो हमारा जीवन है उसको जीने की बात करता है, उसकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की बात करता है कि जितना हो सके कि उतना एक्सप्लोर कर लेना चाहिए इसी जन्म में। मतलब जो जन्म है, जो चीज़ें हैं वो बस यही है, कोई परलोक नहीं है। मतलब ऐसा नेचुरलिज्म का मानना था कि इस जगत के अलावा और कोई जगत नहीं है, तो जितनी भी चीज़ें करनी है वो आपको यहीं करनी है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है और प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है और इससे पहले और उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रकृति की खोज करनी चाहिए जो केवल विज्ञान द्वारा ही हो सकता है। प्रकृति के निकट आने पर उसका प्राकृतिक जो स्वाभाविक विकास हो पाएगा। इस प्रकार प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्ता प्रकृति तथा भौतिकवाद की है। आदर्शवादियों की भांति आध्यात्मिकता में विश्वास करते हुए ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता एवं इच्छा की जो भी स्वतंत्रता है उसकी बात स्वीकार नहीं करते। यानी लोग कहते हैं कि जो ईश्वर है, प्रकृतिवादी ईश्वर को नहीं मानते, उनका मानना ऐसा नहीं है कि मरने के बाद भी कोई दुनिया है वहाँ आपको सुख मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका मानना ये है, जितने भी प्रकृतिवादी हैं वो मानते हैं जो अंतिम सत्ता है वो भौतिक है, यानी जो भौतिक तत्व है, जो पदार्थ हैं, जो चीज़ें हैं वही आपके काम की हैं। आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, परलोक कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएँ, चीज़ों को जान पाएँ कि पृथ्वी एक्चुअली में किन चीज़ों से बनी है, और उनका मानना ये है कि आप ये सारी चीज़ें तभी जान सकते हैं जब आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, यानी आप विज्ञान से जुड़ेंगे। हमें कैसे पता चला कि तारे कितनी दूर हैं, हमें कैसे पता चला कि सूरज कैसे वर्क करता है, या फिर हमें कैसे पता चला कि बादल कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जाननी ज़रूरी है, वो विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसीलिए जो प्रकृतिवाद है उनका कहना है कि बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कोटेशन डाली हुई है कि प्रकृतिवादी दर्शन मन को पदार्थ के अधीन मानते हुए यह विश्वास करता है कि अंतिम सत्ता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। ये जो आइडियलिज्म है उसके बिल्कुल ही विपरीत काम करता है। ये कहता है जो भौतिक है वही सच है, मतलब जो दिख रहा है वो सच है, उसके अलावा जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो बालक है वो खुद से अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस करके खुद से सीखे तब तो वो सीख पाएगा और प्रकृति उसको सीखने में मदद करेगी, ऐसा इनका मानना है प्रकृतिवादियों का। ठीक है, तो हम लोग अगला चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग जानेंगे कि प्रकृतिवाद के समर्थक कौन थे। तो कौन कौन समर्थक हैं आपको आई होप समझ आ पाएगा। अरस्तु है, कॉन्टे हैं, हॉब्स हैं, बेकन है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं और रूसो हैं। तो ये इन सब के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समर्थन किया, जैसे हेक्सले थे, लैमार्क थे, डार्विन थे और भी कई सारे थे दार्शनिक जिनका बहुत उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे थे, जैसे बटलर भी थे। तो बहुत सारे समर्थक थे जिन्होंने कहा कि प्रकृति ही क्या है, प्रकृति की देन मनुष्य है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रकृति की खोज करनी चाहिए। मतलब प्रकृति के साथ जितना हो सके उतना समय व्यतीत करना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर अगला अगर हम लोग देखें तो प्रकृतिवाद की जो हमारी परिभाषाएं हैं उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो प्रकृतिवाद की डेफिनेशंस क्या हैं, जैसे हैं तो उन्होंने कहा है कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को स्वीकार करना है अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभव से
परे ना हो। यानी देखिए कितनी सरलता से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृतिवादी वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है, आध्यात्मिकता को स्वीकार करना नहीं है। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं ये लोग, अथवा मनुष्य एवं प्रकृति के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो मनुष्य जो है एक्सपीरियंस से सीख रहा है, प्रकृति से सीख रहा है, प्रकृति उसे सीखने में मदद कर रही है और वो प्रकृति को सुरक्षित रखे हुए है। तो ये जो तालमेल है, जो क्रिया है, उसी को प्रकृतिवाद अपनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो R.B. पैरी आते हैं। उनका मानना है कि प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है वरन विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप से यह बात जो है इस बात का दावा करता है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है जिसमें विज्ञान से बाहर अथवा दार्शनिक ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। देखो जो प्रकृतिवाद है वो हमेशा विज्ञान के पक्ष में रहता है, आइडियलिज्म हमेशा दर्शन के पक्ष में रहता है, यानी दार्शनिक पक्ष, यानी भगवान का पक्ष। यानी जो प्रकृतिवाद है वो क्या कहता है, सब कुछ वैज्ञानिक है, मतलब वैज्ञानिक रूप से अगर हमें विज्ञान का ज्ञान है तो हम क्या करेंगे, प्रकृति के बारे में उचित प्रकार से जान पाएंगे। ठीक है, तो उचित प्रकार से जान पाएंगे। स्थान किसको मिला है, यानी प्रकृतिवाद स्थान देता है विज्ञान को, जबकि आइडियलिज्म जो स्थान देता है वो किसको देता है, दार्शनिक पक्ष को स्थान देता है। तो ये बातें हमने जान ली हैं। अगर हम लोग अगली डेफिनेशंस की तरफ चलें तो ये एक और डेफिनेशन मैंने दी है जिसका जो है J.S. रॉस है। तो J.S. रॉस का मानना है कि प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने की वजह से शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करती है। देखिए जो प्रकृतिवाद है वो किताबों का विरोध करता है। उनका मानना यह है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स का भी विरोध करता है कि टीचर अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को थोप देते हैं और बार बार रटवाने की ऊपर कोशिश करते हैं। तो बच्चा क्या है, उतनी बुद्धि वो लेके उत्पन्न हुआ है, उतना वो मतलब करने के लिए एलिजिबल है और वो खुद जान सकता है, खुद एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये जो प्रकृतिवादी थे वो किताबों का और शिक्षकों का पूरी तरीके से विरोध करते हैं कि बालक के अंदर चीज़ों को ठूसा ना जाए। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं प्रकृतिवाद का विकास कैसे हुआ है। तो प्रकृतिवाद के विकास के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। प्रकृतिवाद का विकास तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन का विकास जगत के आरंभ से ही माना जाता है। आचार्य में प्रकृति के जो भौतिक तत्व हैं मनुष्य को जगत के आरंभ से ही चिंतन की प्रेरणा देता है। देखो जो प्रकृति है, हम किसी भी चीज़ के बारे में देखते हैं या कोई भी वस्तु में दिखाई देती है, हम तुरंत ही उसके बारे में नई नई चीज़ें सोचने लगते हैं। मतलब अपने अपना नज़रिया होता है देखने का, लोग कहते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे एक अलग ही दृष्टिकोण उसके बारे में विकसित होता है। वो कोई भी वस्तु हो सकती है प्रकृति की, जो कि हमें प्रेरणा देती है, मतलब सोचने पर मजबूर करती है। प्रकृति की हर एक चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है, जिससे हमारी चिंतन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, जिससे कि आप उसको देखते हैं और सोचना शुरू करते हैं। भाई वरना हम नहीं सोचे, हमने आसपास चीज़ों को देखा, जैसे हमारी आंखें खुली वैसे हमने सोचना शुरू किया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तथा थैलीज ने इस जगत का मूल जो कारण है वो क्या बताया है, जल बताया है कि जल से उत्पत्ति हुई है। ठीक, एनेक्सिमेंडर ने क्या कहा है, अग्नि की वास्तविकता को स्वीकार किया है, अग्नि से उत्पन्न हुआ है। एम्पिक्लीज ने क्या किया है, अग्नि पृथ्वी की वास्तविकता को स्वीकार किया है और स्थायी तत्व घोषित किया है। अग्नि और पृथ्वी को भी वैदिक काल से भी मनुष्य के विचार अग्नि, जल व पृथ्वी से संबंधित रहे हैं। फलस्वरूप भारतीयों ने भी इन सभी तत्वों को देव रूप से ही अंगीकृत किया है। इस प्रकार ग्रीक तथा भारतीय दोनों दर्शनों में प्रकृतिवाद रूप से दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी कह सकते हैं, हालांकि ये विरोध करता है किताबों का, शिक्षकों का, लेकिन करके सीखने का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रकृतिवाद का ही है। और बच्चे को बांध के नहीं रखना, ठीक है, बच्चे को मतलब स्वतंत्र छोड़ना, उसे फ्रीडम देना है जिससे कि बच्चा एक्सप्लोरेशन कर सके। ठीक है, और ये जो प्रकृतिवाद है, जो नेचुरलिज्म है, वो उसकी जो मतलब चीज़ें हैं वो हमें जो ग्रंथ हैं उसमें भी देखने के लिए मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। फिर कह रहे हैं कि रूसो ने लोगों को बताया कि प्रकृति में कोई और असमानता तथा बंधन नहीं है। आप चीज़ों को बांध के इकट्ठा करके रख नहीं सकते। प्रकृति है, जैसा कह रही है वैसा करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको लगता है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, ऐसा नहीं है। ये जैसा आप कर रहे हैं, जैसा प्रकृति करवाना चाहती है, एक्चुअली में आप वैसा रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं यदि मानव अपनी वर्तमान दुखी दशा से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे समस्त सामाजिक संस्थाओं को स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित करना चाहिए। इस प्रकार रूसो की विचारधारा
भाला ने प्रकृतिवाद के विकास में अग्नि पर घृत का कार्य किया। ठीक है, जो रूसो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने महत्व दिए थे, बहुत ज़्यादा योगदान दिया था प्रकृतिवाद के प्रति। ठीक है, और भी कई सारे लोग रहे थे इनके साथ में, लेकिन जो काम जैसे वोल्टेयर हैं और भी कई सारे थे 18वीं और 14वीं शताब्दी में, तो फ्रांस में भी कई सारी मतलब उस समय जो चीज़ें थीं उस हिसाब से विज्ञान को इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे प्रगति होती है कुल मिला के प्रकृतिवाद की। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। प्रकृतिवाद के अगर हम रूपों की बात करें तो प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं, पदार्थवादी प्रकृतिवाद, जैविकवादी प्रकृतिवाद और यथार्थवादी प्रकृतिवाद। ठीक है, तो अगर हम पदार्थवादी प्रकृतिवाद को अगर हम जानना चाहें तो क्या है, तो पदार्थवादी जो प्रकृतिवाद है इसके अंतर्गत क्या आएगा, पदार्थ जगत और बाह्य जो प्रकृति है उसका अध्ययन होता है। फिर अगर हम बात करें तो पदार्थवादी प्रकृतिवाद चेतना मनुष्य की अपेक्षा बाह्य प्रकृति में विश्वास करता है। मतलब जो बाह्य प्रकृति है, जो भी चीज़ें वस्तुएं हैं उनको उसमें चिंतन करने की बात करता है, और बाह्य प्रकृति का मानव के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी या आप चीज़ों को कैसे अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यथार्थवादी या सॉरी यहाँ पे यथार्थ नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे होगा यंत्रवादी। ठीक है, यहाँ पे यंत्रवादी होगा, यंत्रवादी प्रकृतिवाद होगा। फिर अगर हम बात करें तो इस महान यंत्र के चालू होने में किसी भी प्रकार की मन या आत्मा की शक्ति को स्वीकृति नहीं मिलती है। मतलब जो मन है, जो मनुष्य का मन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, बड़े यंत्र का एक भाग टाइप का है, और उसको चलाने में, उसको मतलब मेंटेन करने में, उसको चलाने के लिए प्रकृति का पूर्ण संयोग होता है। ये सारी चीज़ें हैं। जैविक प्रकृति की अगर हम बात करें तो जो मनुष्य है उसका जो मेन कारण है वो पाशविकता है, ना कि आध्यात्मिकता। तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि मनुष्य को अगर पाशविकता देनी है तो पाशविकता मतलब देने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे बचपन से बताया जाने लगेगा कि अध्यात्म कोई भगवान है, कोई लोक है, ऐसा नहीं कहते प्रकृतिवादी। उनका मानना है कि अगर वो मनुष्य है, वो जानवर है, वो पाशविक है, तो उसकी पाशविकता जो है प्रकृति ने दी है, तो उसे पाशविक बनने देना चाहिए। मतलब उसे मनुष्यता अगर करनी है तो वो मनुष्यता करेगा। अगर अकॉर्डिंग टू प्रकृति की तरफ से देखें, प्रकृति चाहेगी तो वो पाशविकता देगा, आध्यात्मिकता करेगा, जो भी करेगा तो वो प्रकृति करेगी, ना कि मनुष्य करेगा। ये सारी चीज़ें। अगर हम प्रकृतिवादी जो सिद्धांत हैं उनकी बात करें तो उनके सिद्धांतों को भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आता है कि संसार एक महान यंत्र है, मनुष्य भी महान यंत्र का भाग है और अपने में पूरा है। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें तो जीवन प्राण विहीन पदार्थ से विकसित होता है तथा भौतिक और रासायनिक प्रभावों का समूह है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य की समस्त शक्तियाँ उसकी प्रकृति के अनुसार सीमित है, यह अपनी जन्मजात शक्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का उच्चतम पशु है तथा उसके जीवन का सार पाशविकता है, ना कि आध्यात्मिकता। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 5वां पॉइंट आता है और कहता है वर्तमान जीवन वास्तविक जीवन है, इसके पश्चात कोई अन्य जीवन तथा दूसरी दुनिया नहीं है। देखिए, दूसरी दुनिया नहीं है, इनका सीधे सीधे मानना है कि कोई स्वर्ग नरक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। अतः मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आप जितना अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं इस जीवन में, उस जीवन पर ध्यान दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप मर जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या होगा, ऐसा मत सोचिए। या फिर ऐसा सोचते रह जाएंगे कि यार मर ही तो जाना, तो करना क्या है। लेकिन नहीं, जो प्रकृतिवादी वो कहते हैं जितना खूबसूरत बना सके ये जीवन आपका बहुत अनमोल है। ये जो कुछ क्षण मिले हुए हैं आपको, उसमें अपनी जीवन को जी लीजिए। मतलब खुल के हर एक हिस्से को जान लीजिए। प्रकृति मतलब किस किस तरीके से अलग अलग जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, अलग भाग में कैसा खाना, कैसा पहनावा, उन सभी चीज़ों को जानिए आप। तो चलिए हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि वास्तविकता केवल बाह्य प्रकृति की है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है तथा इसी में विलीन हो जाती है, परंतु प्रकृति के जो बाह्य बदलाव हैं उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता। मतलब जो भी बाहरी जो चीज़ें हैं उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता है, वो वैसे की वैसे चलती रहती हैं। लेकिन जो उत्पन्न हुआ है उसको खत्म हो जाना है। ठीक है, उत्पन्न इसी में होएगी और इसी में विलीन हो जाएगी। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे एक मनुष्य की बात कर ले, एक चींटी की बात कर लें, जितनी भी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, मैंने कल भी बताया था, ना कंचित शाश्वतम जो है। कुल मिला के मैं बता सकती हूँ दर्शन का एक उद्देश्य है बच्चे में इस चीज़ को जागृत करना कि एक्चुअली में जीवन का सत्य क्या है। ठीक है, उसके लिए तैयार करना है। फिर क्या रहे 7वां पॉइंट देखें तो अपरिवर्तनीय प्रकृति नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं।
ठीक है। आप अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो दर्शन आपके लिए सबसे एक बेस्ट टॉपिक है। आप अगर चीज़ों को पढ़ेंगे, दर्शन को समझेंगे, तो आपको अपने जीवन का सार पता चलेगा। सारे ही जो हमारे वाद हैं उनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में जीवन में तो कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ बेकार है ना, मोह है एक तरीके से। फिर अगर हम लोग बात करें तो वास्तविकता की सच्ची व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है। जो प्रकृतिवाद है वो हमेशा विज्ञान के समर्थन में रहता है और हमेशा भौतिक तत्वों की बात करेगा, रियलिटी की बात करेगा कि अपने जो आपको दिख रहा है वही सत्य है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है। विज्ञान के द्वारा, उनकी जो मशीनें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके द्वारा हम अपनी सच्चाई को जान सकते हैं या चीज़ों को ज्ञान कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं चीज़ों पे और चिंतन प्रक्रिया को विकसित कर सकते हैं। मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय वैज्ञानिक खोजों तथा मशीनों के आविष्कारों अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। यानी जब हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं हमारे आसपास की, अगर हम उनके बारे में नहीं जानेंगे, और जानेंगे कैसे, जब मशीनें होंगी, जैसे हमें को ये नहीं मालूम है कि किसी भी जो वायर्स हैं उसमें करंट आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको छू लेंगे और वो जो प्रकृति है वो हमें दंडित कर देगी। इनका मानना भी यही है कि बच्चे को सीखते सीखते प्रकृति ही दंडित करे, उसमें तो बच्चे की जान भी जा सकती है, तो ये इसका दोष भी होता है, ठीक है। तो इनका मानना क्या है कि जो बताएगी वो प्रकृति बताएगी। अब मशीनों के द्वारा हमें पता चल जाता है, वो एक टेस्टर होता है, हम उसको टच करके देखते हैं कि हाँ भाई इसमें तो क्या है, इसमें करंट आ रहा है, तो हम उस चीज़ को नहीं छूते हैं या हम उस चीज़ को उस तरीके से रबर के जो दस्ताने हैं, चप्पलें हैं, लकड़ी है, उसका यूज़ करके उसको छूते हैं या पकड़ते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, तो हमें ज्ञान हो जाता है उस चीज़ का। फिर कह रहे हैं सामान्य जीवन बिताना ही प्रकृति है, यानी प्रकृति को जानना, प्रकृति में समाहित हो जाना, प्रकृति के बारे में एक्सप्लोरेशन देना या फिर उसको जानना, अनुभव करना, उसको महसूस करना, तो वो सारी चीज़ें प्रकृतिवाद के अनुसार बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद में जो शिक्षा है उसमें प्रकृतिवाद का क्या काम है, तो इनका मानना सिर्फ सिंपल सा ऐसा है कि प्रकृतिवाद का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिससे बालक अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होता है। यूँ तो प्रकृतिवादी आंदोलन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ से जो प्रारंभ का टाइम था उसमें बेकन और कॉमिनियस थे, दो लोग, उन्होंने किया, लेकिन जो रूसो थे उन्होंने विशेष योगदान दिया और उसको चरम सीमा पर लेके गया, जो प्रकृतिवाद था। दो तरीके की बताए गए हैं, भौतिक प्रकृतिवाद है और एक बालक की प्रकृतिवाद है। तो इसमें बात करते हैं जो भौतिक प्रकृति है वो क्या है, बाह्य प्रकृति है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट दी गई है, लेकिन जो बालक की प्रकृति क्या है वो आंतरिक प्रकृति है, जिसका अर्थ पूर्ण मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मतलब बाह्य प्रकृति तो उसकी मदद कर रही है, साथ में जो बालक की प्रकृति है, जो उसको हेरिडिटी से चीज़ें मिली हैं, दो चीज़ें, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही उसमें अपना असर डालते हैं, मतलब प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जो बालक के अंदर की प्रकृति है, जो मिली है, उसको प्रकृति ने दी है, नेचर, ठीक। तो कह रहे हैं आवेगों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, सभी को विकसित करना जिनको लेकर बालक जन्म लेता है। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को जो स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए बाह्य प्रकृति के नियमों को उसके प्रकृति के आंतरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। यानी बालक की जो प्रकृति है उसको विकसित करना चाहिए और फिर बाह्य प्रकृति को विकसित करने में इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उसको सुरक्षित रखने में उसका यूज़ करना चाहिए। कुछ और देखते हैं इसके टॉपिक, जो कह रहे हैं शिक्षा में केवल पुस्तकों तथा भाषा को ही विशेष महत्व दिया जाए लगा, जिससे बालक का स्वाभाविक विकास कुंठित हो गया। देखिए, जो प्रकृतिवाद है उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके बच्चे को आप पढ़ने तो बैठा सकते हैं, लेकिन बच्चे को सिखा नहीं सकते। बच्चा इतना ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है, आजकल के एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा हाई हो गया कि लोग रेस में दौड़ने लगे हैं, पैसे के लिए इतना भागने लगे हैं, लोगों को एक्चुअली में समझ नहीं आता कि पढ़ क्यों रहे हैं। बच्चे को लास्ट तक ये समझ नहीं आता कि यार मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा है ना, वो अहीनता की भावना, भाई रेस तो किसी की किसी से है ही नहीं। अगर उसे ये असलियत पता चल जाएगी तो उसे दुख नहीं होगा, सिंपल सीधी सी बात है। उसको अपने जीवन का अगर सत्य पता होगा, उसे मालूम होगा कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, तो वो चीज़ों के पीछे भागेगा नहीं, सीखने के पीछे भागेगा। और पूरी एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि कंपटीशन के लिए, प्रतिभा के लिए, ठीक है। ये मोटिव हमारा होना चाहिए एज अ टीचर।
तो क्या है, कह रहे बालक के स्वभाव, लेकिन प्रकृतिवादियों का कहना है कि बच्चा कुंठित हो जाता है, बुक से पढ़ाते हैं जब हम उन्हें तो बच्चा कुंठित होने लगता है। अगली अगर हम बात करें तो प्रकृतिवाद का जन्म ऐसी शिक्षण पद्धतियों के रूप में हुआ जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर अवलंबित ना थी, तो इसका आधारभूत सिद्धांत बालक के जीवन को व्यवस्थित रूप प्रदान करना था। अब देखिए, ये आध्यात्मिकता की तो बात करते नहीं हैं, तो इनका मानना ये था कि जो विज्ञान है उसके द्वारा प्रकृति को जाने और उसी से अपना जीवन यापन करें और व्यवस्थित रहे, मतलब ऐश करें तरीके से कह सकते हैं कि जितना अच्छा आप प्रकृति को जान पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उतना अच्छा आपका जीवन होगा। यही बात आज के ज़माने में भी आप देख पाते हैं। फिर कह रहे हैं महान दार्शनिक रूसो ने समाज को कृत्रिम घोषित किया तथा इसके समस्त बंधनों को तोड़कर बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों तथा प्राकृतिक इच्छाओं को विशेष महत्व प्रदान किया, जिससे वह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। उन्होंने कहा ये जो संसार बना हुआ है कृत्रिम है, नैसर्गिक है, नष्ट तो हो ही जाना है, लेकिन जो बालक है वो खुद से एक्सपीरियंस करे, खुद की इच्छाओं को जागृत करे, क्रियोसिटी रखे और प्रकृति को जाने और उसे बोलने की पूर्ण आज़ादी हो। मतलब वो कुछ भी, जैसे उसका आर्ट में मन लग रहा है तो उसको आर्ट करने दो, उसका खेलने में मन लग रहा है तो खेलने दो, जिसमें भी मन लग रहा है उसमें वो करने दो। क्योंकि हमारी भी थिंकिंग है ना, हम लेटे रहते, कभी हमारा सोने का मन करता है, कभी हमारा खेलने का मन करता है, कभी हमारा फ़ोन चलाने का मन करता है। ऐसा नहीं, अगर कोई कहता है मेरा 24 घंटे फ़ोन चलाने का मन करता है, मैं मान ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे बदलती रहती है, मतलब टाइम पे आपको कभी लेटना है, कभी लोगों से बात करनी है, फ़ोन चलाते चलाते भी कहीं ना कहीं आप साइड में रख देते हो, खुद से बात करना कभी कभी किसी को अच्छा लगता है, या कोई और काम, किसी को कॉमिक पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को नोवेल पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम अलग अलग करते रहते हैं। तो बच्चा जो चाहे उसको वो करने दीजिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, नहीं तो आप एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, बच्चा खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। आप बार बार उसको टोकेंगे, रोकेंगे तो बच्चा कभी नहीं बोलेगा। तो प्रकृतिवादियों का कहना था कि आप जितना हो सके बच्चे को फ्रीडम दें, मतलब बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फिर वो कुछ भी बोले, मतलब उस तरीके की नहीं, नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इतना भी नियंत्रण ना हो जाए कि बच्चा बिल्कुल बोले ही ना, आप बिल्कुल रोबोट बन के बैठे कि मैं टीचर हूँ, वो बात नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो कह रहे हैं दर्शन को स्पष्ट करने के लिए रूसो ने अपने महान ग्रंथ एमाइल एवं एजुकेशन की रचना की, जिसमें केवल प्रकृति को उसमें शिक्षिका माना गया, मतलब पृथ्वी जो प्रकृति है वो सिखाएगी, और शिक्षा को एक प्राकृतिक प्रक्रिया घोषित किया गया है, बताया गया है। शिक्षा अंदर का विकास है, बाहर से जो कुछ भी ठूसा जाएगा कोई वस्तु नहीं है, या नैसर्गिक शक्तियों का विकास है, केवल बाह्य ज्ञान का अर्जन नहीं है। बच्चा के मतलब प्रकृतिवादियों का कहना है कि बच्चे के अंदर पहले से ही वो ज्ञान है, मतलब सीखने की क्षमता है और वो ज्ञान है, बस उस पर्दे को हटाना है, जहाँ भी वो ज्ञान है बच्चे को समझ में आना चाहिए। मतलब छोटा है तो एक ज्ञान का मतलब जैसे कोई सुंदर सी चीज़ है उसके ऊपर कपड़ा पड़ा होता है ना, हमें दिखाई नहीं देता, बस आंखों के ऊपर एक तरीके का पर्दा है, ज्ञान से हमें उस पर्दे को हटाना है। बच्चे को अपने जानने, अपने अनुभव से, अपनी क्रियाओं से, अपने खेल से उन चीज़ों को जानना है और उस पर्दे को हटाना है और ज़मीनी हकीकत जो है उससे वाकिफ़ होना है। फिर अगर हम बात करें तो रूसो ने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करना है, अपितु मानव का विकास करना है, जो केवल उसी समय हो सकता है जब बालक को स्वयं क्रिया करके सीखने और का अवसर मिले। तो यानी प्रौढ़ जीवन के लिए आगे लाइफ में, यानी जब कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको चीज़ें बता रहे हैं, वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी से उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बता रहे हैं उसको, ताकि वो अपने आगे आने वाले जो टाइम है उसमें कुछ नया इन्वेंट कर सके, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करके जा सके और प्रकृति को कुछ अच्छा दे सके, नेचर को, ठीक है। फिर कह रहे हैं जो केवल उसी समय संभव है, लेकिन ये तब हो सकता है जो घर वाले हैं, जैसे कोई भी अमृता शेरगिल थी जो भी एक चित्रकारा थी, उनकी ही अगर हम बात करें तो घर वालों ने जान लगा रखी थी। मतलब जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं या अपने लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो उसमें हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि उनकी जो फैमिली थी, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर था और रिच एनवायरनमेंट मिला था उन लोगों को। तो जो रिच एनवायरनमेंट उन लोगों को मिला है, उस एनवायरनमेंट में बच्चे को फ्री छोड़ा गया, मतलब उनको कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई मतलब
फ्री है, मतलब बच्चा कुछ भी कह सकता है, कुछ कर सकता है, उसको खेलना है तो कहीं पे भी अगर चित्रकारी करनी, पूरे घर में चित्रकारी कर दी है, मतलब अच्छी नहीं की, फिर भी उसको उसने दीवारों को रंग दिया, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसको मारा या टोका नहीं, तो उसके अंदर वो भावना आ गई कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों के। प्रकृतिवादी शिक्षा की अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें तो प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रही इन चीज़ों को रट लीजिए, देखिए इन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्रकृति है, मैं आप लोगों को इनकी हेडिंग्स बता दे रही हूँ, आप अपने आप से इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें बताया गया है कि प्रकृति की ओर लौटो। जो प्रकृतिवादी हैं वो शिक्षा के 3 साधनों को बताते हैं, जो प्रकृति है, जो मनुष्य है और जो वस्तुएं हैं। वस्तुओं में केवल क्या है, प्रकृति को सबसे ऊंचा माना गया है। फिर कह रहे हैं कि प्रकृतिवादी जो शिक्षा की पहली विशेषता क्या है कि प्रकृति की ओर लौटो, मतलब प्रकृति की ओर लौटो। हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, जितनी भी आपको कभी भी कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है, आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो पड़ी है, अब सब कुछ छोड़ दो और केवल 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ शांति और पेड़ पौधे हो या पानी हो, जहाँ पे कहीं आग हो। जैसे लोगों को शमशान घाट में जाके, नहीं लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा बट एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर हम शमशान घाट में जब किसी की बॉडी जल रही हो वहाँ पे जाके बैठे तो हमें शांति मिलेगी, ये रियलिटी है। या कोई नदी, कोई झरना हो, वहाँ जाके बैठेंगे तब हमें शांति मिलेगी। पेड़ पौधों के बीच में चिड़ियों के चहचहाते हुए जो लम्हे हैं उनको महसूस करेंगे तब हमें शांति मिलेगी, क्योंकि ये प्रकृति है। बालक का स्वाभाविक विकास होना संभव है, लेकिन तब जब वो प्रकृति की ओर लौटेगा। और जो प्रकृतिवादी थे, जो नेचुरलिस्टिक लोग हैं, उनका मानना ये है, इनका यही नारा है कि हो सके तो बालक को प्रकृति के करीब रखना चाहिए, जिससे कि उसका उचित विकास हो सके। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, ये कहते हैं कि रटने पर बलपूर्वक उसके अंदर कुछ ठूसा नहीं जाना चाहिए। ये पुस्तकीय ज्ञान का सीधा सीधा विरोध करते हैं और ये कहते हैं बालक के जीवन को क्रियाशील होना चाहिए। स्वाभाविक विकास पर बल देते हैं कि अनुभव से, एक्सपीरियंस से, केवल करके सीखने पर, निरीक्षण द्वारा, अनुभव द्वारा सीखने पे ये बल देते हैं, जिससे कि बालक उचित प्रकार से विकसित हो सके। फिर कह रहे हैं प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी का मतलब है कि विकास की इन्होंने 4 स्थितियाँ बताई हैं कि शैशव, जो हमारी बाल्यावस्था है, जो किशोरावस्था है, जो प्रौढ़ावस्था है, उसके बाद भी कई आती है कि वृद्धावस्था आती है। तो ये कह रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था इन जो स्थितियाँ हैं उस पर ध्यान रखती हैं और हर स्थिति के अनुसार बालक खुद सीख लेगा। मतलब अगर वो बच्चा है तो वो उस अनुसार प्रकृति से तालमेल बिठाएगा, किशोर है तो उस अनुसार बिठाएगा, तो अपने आप प्रगति करता जाएगा। ठीक, प्रोग्रेसिव मतलब एजुकेशन प्रकृति से ही लेता जाएगा। निषेधात्मक शिक्षा की बात करते हैं, फिर वही बात हो जाती है कि कोई भी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, एक जो शिक्षा है वो एक ऐसी चीज़ है, बच्चा जो है जैसे जब सीखेगा तो चोट भी लगेगी, प्रकृति क्या करेगी, अच्छी भी है बुरी भी है। जो सत्य है वो उसकी खोज तो करेगा, लेकिन इन सब चीज़ों में शायद उसको नुकसान हो जाए, हो सकता है उसे नेगेटिव एजुकेशन मिल जाए। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए भी एक प्रकृति संदेश देती है, तो बच्चा खुद से सीख लेगा कुल मिला के। फिर कह रहे हैं बालक की केंद्रीय स्थिति। बालक की केंद्रीय स्थिति ये है कि प्रकृतिवादी शिक्षा की जो विशेषता है वो 5वीं विशेषता आपको दिख रही है, सॉरी हाँ 5वीं विशेषता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रकृतिवादी का ये विश्वास है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं वरन शिक्षा बालक के लिए बनी हुई है। यानी उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि बालक अपनी प्रकृति अर्थात जन्मजात शक्तियों, जो उसकी रुचियाँ हैं, जो रुझान है, वो अपनी मतलब इच्छा से क्रियाओं में भाग ले। सर जी अगर कह रहे हैं कि निबंध लिखो तो उसमें निबंध ही नहीं लिखना है। बच्चा खुद से ही अगर इंटरेस्ट ले रहा है, उसे खुद मन है साहित्य में, उसे खुद मन है चित्रकारी करने में, म्यूज़िक में, इन सारी चीज़ों में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तभी वो चीज़ें करेगा। अब बच्चे को कितना भी सिखाइए, एक बच्चा 2 बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं, एक बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, एक टीचर नहीं ले रहा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं होगा। सबसे पहले ज़रूरी है उसका इंटरेस्ट लेना, उसका अभिप्रेरित होना, तब जाके वो चीज़ों को सीखेगा। इसके लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगानी बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रकृति बहुत अच्छे से जगाती है। आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी भी चीज़ को देख के हमें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। बालक की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत अगर नहीं किया जाएगा तो बच्चा कुंठित हो जाएगा। इसलिए चाहे वो कक्षा हो या बाहरी जो वातावरण हो, जो समाज हो, आज करके समाज की सोसाइटी ने बच्चे को कुंठित करके इसलिए भी रखा है क्योंकि बार बार उसको ताने देते हैं। उसके अंदर जो कमी नहीं है, प्रकृति ने उसको जैसा बनाया है
अगर वैसा वो रहेगा तो समाज उसको और ही ज़्यादा प्रताड़ित करेगा। इसीलिए बच्चे की स्वतंत्रता ज़रूरी है। आज के ज़माने में लोगों ने इतना कह कह के जो चीज़ें प्राकृतिक हैं, मतलब हम नेचुरल ऐसे ही हैं, अगर हम मेकअप नहीं करें तो लोग हमसे ये कहें, जो 10 लोग मेकअप करके खड़े हैं, एक नहीं करेगा तो वो अजीब लगेगा, तो उस वजह से भी उसको जज किया जा रहा है। वो नहीं चाहता, वो चीज़ों को नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो वो प्रवृत्तियां लेके पैदा हुआ है, उसका वो क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हो सके तो रिच एनवायरनमेंट कक्षा के अंदर भी बनाया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंद्रियों के जो प्रशिक्षण है उन पर बल दिया जाना चाहिए। जो आँख, कान, नाक, मुँह, जीभ और त्वचा है, जिनसे जो हमारी सेंसेस हैं उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। चाहे वो सुनना हो, देखना हो, बिल्कुल शार्प होना चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ सुन रहे हैं तो वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो स्किल्स हैं हमारी, वो बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए बच्चे के अंदर। तो चलिए इसको हम बढ़ते हैं। फिर कहते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानव यंत्र को पूर्ण बनाना है। मानव एक जो शरीर है वो एक यंत्र की भांति काम करता है और सबसे अधिक और सबसे अच्छा बना सकता है। ठीक है, जो आगामी, जो उसकी आने वाली जो जीवन की कठिनाइयां हैं, जो मतलब जितनी भी चीज़ें, उसमें कुशलतापूर्वक जो चीज़ें हैं उसमें मदद करना, मतलब आगे जो कठिनाइयां हैं उसको ठीक करने में या फिर उसको झेलने में मदद करना प्रकृति का काम है, या उसको बनाना। ठीक, ये शिक्षा का और उद्देश्य है। प्रकृतिवाद ऐसा देता है शिक्षा को कि शिक्षा के द्वारा ही प्रकृति को खोजा जाए या बच्चे को ऐसे प्रोत्साहित किया जाए। फिर कह रहे हैं वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति करवाना, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, वर्तमान या वातावरण के साथ अनुकूलन। देखिए इन हेडिंग्स को आप डाल दीजिएगा, इनके अंदर आपको जैसा जो समझ में आता है प्रकृति के बारे में, इतना तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि एक्चुअली में प्रकृतिवाद का क्या कहना है। अपने थॉट्स लिखिएगा, कोई आपको अच्छे नंबर लेने से नहीं रोक पाएगा। बस राइटिंग, जो आपकी हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी मस्त लिखिएगा। हिंदी लिखिए चाहे इंग्लिश लिखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इंग्लिश का कॉन्टेंट है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बच्चों को हालांकि दिक्कत होती है हिंदी वाले, इसलिए मैं हिंदी में कंटेंट दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हालांकि कुछ मैटर नहीं करता, वो 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है कि अगर इंग्लिश वाले जो बच्चा है उसके 80% हैं तो हिंदी वाले के 79% आ जाते हैं, तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इंग्लिश का कंटेंट है वो ज़्यादा बेहतर होता है हिंदी से। ठीक, लेकिन आप लोग हिंदी में देखिए, जो बच्चे हिंदी के हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी मुझे ज़रूरी लगी, क्योंकि मैंने जब कभी किया था और मुझे हिंदी का कंटेंट नहीं मिला था, मैंने बहुत ढूंढा और चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी थी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कम में चीज़ों में मैं आप लोगों को डायरेक्शन देती रहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन हेडिंग्स को आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और इनको हेडिंग वाइज हेडिंग अच्छे से डालिए, अंडरलाइन कीजिए कॉपी में, और आप जो चीज़ आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए। कि हाईलाइट का मतलब आप ब्लैक पेन का यूज़ कीजिए या कोई अलग पेन का, जैसे रेड और ग्रीन का यूज़ मत कीजिएगा। बाकी अगर आपको लगता है तो हाईलाइटर का यूज़ प्लीज़ मत कीजिएगा, आपकी कॉपी बिल्कुल ख़राब लगने लगती है। हाँ, आप जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर आप किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भरी हुई कॉपी आप ज़्यादा इफेक्टिवली दिखा सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा प्रभाव डालते हैं भरी हुई कॉपी से। ठीक है, तो जितना हो सके पेजेस को ज़्यादा भरने की कोशिश कीजिए और हेडिंग देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगला देखिए, तो हम लोग कहें जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है, वर्तमान या वातावरण के साथ अनुकूलन, जातीय प्राप्ति को में सुधार कर सकते हैं, प्राकृतिक जो विकास है वो कर सकते हैं, व्यक्तित्व पर अनियंत्रित विकास कर सकते हैं। जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो अनियंत्रित है, उसको विकसित करने में हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो प्रकृतिवाद और शिक्षण पद्धतियाँ कैसी देता है, यानी बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार अपरोक्ष अनुभव होता है तथा क्रिया के द्वारा ज्ञानार्जन का समर्थन करता है। ये कभी भी नहीं कहता है कि जो बच्चा है उसको ठूस दिया जाए, भर दिया जाए, उसको अलग से बैठाल के सिखा दिया जाए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यानी बच्चा खुद से क्रिया करके सीख लेगा। एक छोटा सा बच्चा एक खिलौना दे देंगे तोड़ ताड़ के एक बराबर करके, वो जान लेगा कि एक खिलौना चलता कैसा है, मतलब क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, मतलब उसको जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। तो रटने वाली, लेकिन बाद में ये जो चीज़ें हैं वो समाज, सोसाइटी द्वारा उसको दबा दिया जाता है या जो भी होता है। फिर कह रहे हैं रटने वाली प्राचीन शिक्षण पद्धतियों का खंडन है, नवीन शिक्षण पद्धतियों को जन्म देती है ये जो प्रकृतिवाद है।
अनुभव द्वारा सीखना, करके सीखना, खेल पद्धति, और आज भी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें इन पद्धतियों का पूर्ण सहयोग मिलता है। जो करके सीखना है उसका समर्थन जो जॉन डुई हैं वो भी करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, वो करके सीखने पे बल देते हैं। बालक को प्राकृतिक परिस्थितियों में एक अन्वेषक के रूप में के सामने रखा जाता है। खेल, क्रिया तथा कार्य के माध्यम से स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ठीक है। तो आराम से समझे, सीखे, जाने, खेले, कुछ भी करें, और ऐसे ही स्कूल का माहौल बनाया जाना चाहिए। प्रकृतिवाद के दोष की बात करें तो एकांगी तथा असंतोषजनक उद्देश्य होना चाहिए। वर्तमान उपयोगिता पर बल होना चाहिए। पुस्तकों की अवहेलना जो दोष हैं इसके वो हम लोग समझ रहे हैं। शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व दिया गया है। बालक की अनियंत्रित स्वतंत्रता पर बात की गई है। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन उचित नहीं है। शिक्षक व कोई महत्व नहीं दिया गया, मतलब पुस्तकों और शिक्षकों को कोई महत्व नहीं है, तो ये इसका दोष बहुत बड़ा है। प्रकृतिवाद की अगर गुण की बात करें तो बाल मनोविज्ञान का विकास करना इसका एक मुख्य गुण है। समाज तथा समाजशास्त्र का ज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है। जितने भी सोसाइटी कैसे वर्क करती है, या जैसे कोई भी चीज़ कह सकते हैं, सोसाइटी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, तो बालकों को उन सब चीज़ों से परिचित करवाना स्टार्टिंग से ही, कैसे वो खुद इंटरेक्ट कर सकता है समाज के लोगों से। हम तब ज़्यादा खुश रहते हैं अकेले रहने के अकॉर्डिंग जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान, चिंता में है, तो आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आपको अच्छा लग जाता है। तो उस तरीके से बच्चे को हर चीज़ की केयर करनी आनी चाहिए। हर इंसान से एक अच्छा संबंध बनाना, मतलब अंतः क्रिया वो अच्छे से कर पाए, लोगों से इंटरेक्शन कर पाए और अच्छे से एक संबंध स्थापित कर पाए। अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल, शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन, अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। देखिए ये जो वीडियो है वो प्रकृतिवाद की है। कल हम एक नया वाद पढ़ेंगे। ये लास्ट कोटेशन आपके लिए है। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और ऐसे ही बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको लगातार इस चैनल पे मैं अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूँगी। मैंने बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो वाद हैं मैं उन सारे ही वादों को आपको सारी प्लेलिस्ट में दे दूँगी ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए है। वीडियो लाइक भले मत कीजिए यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। बस यही मेरा लक्ष्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।